थोड़ा बड़ा लिखना है, कोशिश करता हूँ, ठीक है। अरे बताया तो वैसे कर लो। क्या ये दिख रहा है पीछे रेड? नहीं दिख रहा है? कोई बात नहीं, मैंने लिखा है पृथ्वी की यांत्रिक संरचना, इसको लिख लीजिए। दिख रहा है आप लोगों को? दिख रहा है ना? पीछे इधर दिख रहा है, पीछे, ठीक। इधर देखो, जो लोग इधर बैठते हैं, जो लोग उधर बैठते हैं, तो जो लोग उधर बैठते हैं तो ये वाली लाइट पड़ती है इधर, और जो इधर बैठते हैं तो ये वाली लाइट पड़ती है इधर, है ना? थोड़ी दिक्कत होती है। देखो मैं अब कह रहा हूँ सर से, सर आज ये वाली लाइट इधर लगवा दीजिए, और ये जो दोनों लाइट लगी है इसको पीछे बांध दीजिए, बीम के पीछे, तो वो लाइट इस पर ना पड़े, तो लग जाएगी। लेकिन देखो अभी मिस्त्री साथ नहीं मिलेगा, कल बता रहे थे सर, कोई बात नहीं। अब देखो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को हम लोग पढ़ेंगे कैसे। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में ध्यान से समझिए कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। ये कोई पृथ्वी के अंदर जाके तो देख नहीं पाएगा भाई, पृथ्वी के अंदर कुछ ही दूरी तक लोग जा पाएंगे। तो पृथ्वी के अंदर क्या है, कैसा है, क्या पृथ्वी के अंदर जाके देख पाएंगे? नहीं। तो जो कुछ बाहरी या अप्रत्यक्ष विधियाँ, प्रत्यक्ष रूप से कोई नहीं देख पाएगा, तो जो अप्रत्यक्ष विधियाँ हैं उन्हीं का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। अब वो कौन कौन सी विधियाँ हैं तो लिखिएगा। परंपरागत भौतिक विधि पर आधारित अध्ययन, परंपरागत भौतिक विधि पर आधारित अध्ययन, ठीक है। अब इसमें 3 हैं। घनत्व आधारित अध्ययन, दूसरा है दाब आधारित अध्ययन, और तीसरा है ताप आधारित अध्ययन। ये परंपरागत विधियां हैं, इनका प्रयोग जरूर किया गया पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने में, लेकिन इससे कुछ विशेष लाभ नहीं मिला, बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं हुआ। तो फिर कुछ और विधियां आई, सूक्ष्म वैज्ञानिक विधि बोलते हैं उनको। कैसी बोलते हैं? उसके द्वारा बहुत कुछ जाना गया पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, इसीलिए उसको बोलते हैं सूक्ष्म वैज्ञानिक विधि। तो दूसरी है इसमें सूक्ष्म वैज्ञानिक विधि पर आधारित अध्ययन। और वो जो सूक्ष्म वैज्ञानिक विधि है उसका आधार था भूकंप विज्ञान के आधार पर अध्ययन, पृथ्वी की आंतरिक परतों का वर्णन। तो वो है क्या? या भूकंपीय तरंगों के आधार पर, ऐसा लिख लीजिए, भूकंपीय तरंगों के आधार पर आंतरिक संरचना का वर्णन। भूकंपीय तरंगों के आधार पर आंतरिक संरचना का वर्णन, ठीक है। और इसमें एक बात हम लोग और पढ़ेंगे
कि पृथ्वी की आंतरिक परतों का वर्णन। पृथ्वी की ये दिख रहा है लास्ट में, कौन सा, क्या चमक रहा है, क्या चमक रहा है? अब ठीक है, चमकने का कोई इलाज अभी तो नहीं है, अभी चलने दीजिए, हालांकि मैं बोल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो, ध्यान समझो, 3 टॉपिक हम लोग करेंगे। इसमें आपको कुछ विशेष जानना नहीं है, इसको सिर्फ आपको समझना है। मैं बताऊंगा, आप लोग समझेंगे, ठीक है? ये दोनों के बारे में आपको डिटेल जानना है। तो हम लोग इस क्रम में हम लोग पहले उसको पढ़ेंगे, ये वाला, फिर ये पढ़ेंगे और फिर आएंगे इस पर। समझ में आया? तो पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? पृथ्वी की आंतरिक परतों का वर्णन। सब लोग लिख लिए? हटा दूं मैं? ओके, मैं इतना ही हटा रहा हूं। चलिए, पृथ्वी की आंतरिक परतों का वर्णन, अगर मैं पृथ्वी को ऐसे काट लेता हूं ऐसे, क्या इसका मतलब समझ पा रहे हैं सब लोग? अब देखो, पृथ्वी की आंतरिक परतों के वर्णन में मैंने जो भी नेट पे देखा या फिर जो भी जिन सर से पढ़ा मैं, तो एक सर ने एक विभाजन बताया, एक सर ने कोई और विभाजन बताया। दोनों हैं एक ही, लेकिन दोनों के तरीके अलग हैं। लेकिन मैं आपको दोनों बताऊंगा, मैं आपको दोनों बताऊंगा, क्योंकि अगर किसी से भी क्वेश्चन उठे तो मैं नहीं चाहता कि वो छूटे, ठीक है ना? बस समझ ना? तो पहले मैं पहला बता रहा हूँ। जैसे ये पृथ्वी है तो इसको 3 भागों में बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया। इसको बोल, क्या हुआ? अच्छा, ठीक, आप लोग बता रहे हैं क्या? मुझे लगा कोई दिक्कत है। क्रस्ट, मेंटल कोर, इसको बोलते हैं सियाल, सीमा, ऐसे लिखिएगा, है ना? जैसा लिख रहा हूँ, जो बड़ा जो छोटा वो ऐसे लिखिएगा। सियाल, सीमा और निफे। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर ये परतें हैं तो आपने ऐसे क्यों नहीं काटा? सोच रहे होंगे कुछ ना कुछ लोग, दिमाग में आ रहा होगा, आ रहा है ना? उसका कारण ये है कि ये जो ऊपर वाली परत है कोर, इसको हिंदी में बोलते हैं भूपर्पटी। क्या बोलते हैं? भूपर्पटी। अब बताओ, क्या भूपर्पटी की मोटाई हर जगह समान है क्या? नहीं ना। महासागर में, भाई महासागर में जो भूपर्पटी है उसकी मोटाई बहुत कम है, जो महाद्वीपीय भूपर्पटी है उसकी मोटाई बहुत ही ज़्यादा है। तो कहीं ज़्यादा कहीं कम, इसलिए एक एवरेज मान लिया गया। बस में नहीं। तो ये है एक विभाजन, क्रस्ट, मेंटल कोर, सियाल, सीमा और निफे। अब मैं उसको भी हटा रहा हूँ। ठीक है, ध्यान समझिएगा। मैं दोनों बना रहा हूँ, इधर एक और बना रहा हूँ, 2 बना रहा हूँ। दिख रहा है ना? ध्यान समझिएगा। ये क्रस्ट है, ये मेंटल है और ये कोर है। भाई यहाँ लिखा हुआ है, अब मैं वहाँ लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि वहाँ कुछ और लिखना है, ठीक है ना? अब ध्यान समझिए। क्रस्ट या इसको भूपर्पटी, मैं हिंदी भी लिख दे रहा हूँ, भूपर्पटी बोलते हैं। मेंटल को प्रावार बोलते हैं और कोर को क्रोड बोलते हैं, या इसी को एक नाम और बोलते हैं अंतरतम। क्या बोलते हैं? अंतरतम। हिंदी भी लिख लीजिए, मीनिंग में बोल दे रहा हूँ। CRUST क्रस्ट, MANTLE और CORE।
क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। ठीक है, अब ध्यान समझिए, उधर आइए। ये जो मेंटल है ना, सभी को दो दो भागों में बांटा गया है। जैसे कोर को भी दो भागों में बांटा गया है, मेंटल को भी दो भागों में बांटा गया है, और क्रस्ट को भी दो भागों में बांट दिया गया है। अब ध्यान समझिए, ये जो क्रस्ट है इसको दो भागों में बांटा गया है, तो इसको बोलते हैं ऊपरी क्रस्ट, इसको बोलते हैं निचला क्रस्ट, अपर क्रस्ट या लोअर क्रस्ट। तो मैं हिंदी में ही लिख रहा हूँ, ऊपरी क्रस्ट, क्रस्ट मतलब भूपरपट्टी, और ये क्या है, निचला क्रस्ट। ये है ऊपरी मेंटल, क्या है, ऊपरी। अब मेंटल की हिंदी जो होती है उसको लिख लीजिए, मैं लिख दिया हूँ। और ये कौन सा है, निचला मेंटल। और ये कोर है, ये क्या है, कोर। तो ये बाह्य कोर है, और ये आंतरिक कोर है। ये बाह्य कोर है और एक आंतरिक कोर है। बनाते जाइएगा, मैं जैसे बना रहा हूँ वैसे बनाइएगा, ठीक है। अब ध्यान समझिए, जो ऊपरी मेंटल है, ऊपरी मेंटल, इसको फिर से दो भागों में बांट दीजिए, ये ऐसे। तो इसको बोलते हैं, इस वाले को, ऊपरी मेंटल की ऊपरी परत। क्या बोलेंगे, ऊपरी मेंटल की ऊपरी परत। और ये है ऊपरी मेंटल की निचली परत। मैं इसको जो है हटा रहा हूँ। अब मुझे बनाना इसमें था, लेकिन मैं उसमें बना दिया, सब उसमें हो गया, ठीक है ना। बात समझ में आई। अब ध्यान समझिए, बन गया सबका। बनाओ जल्दी, तुम लोग करते क्या रहते हो। 4 लाइन खींचना है, खींच खाए जल्दी लिख दो सब। देखो ये जो फिजिकल ज्योग्राफी है ना, यही थोड़ा कठिन होती है। मैपिंग वैपिंग देखो आसान है। ये पैर पहले पीछे करो, अभी हिल जाएगा ना, गड़बड़ हो जाएगा सब। आगे बढ़ूं। अब ध्यान समझिए, ऊपर से लेकर के यहाँ तक, यानी ऊपरी क्रस्ट, निचला क्रस्ट और ऊपरी मेंटल, ऊपरी क्रस्ट, निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल, इसको यहाँ तक को बोलते हैं स्थल मंडल। क्या बोलते हैं, स्थल मंडल, लिथोस्फीयर बोलते हैं। लिथोस्फीयर, LITHOSPHERE, लिथोस्फीयर बोलते हैं उसको। लिथोस्फीयर, इस वाले भाग को बोलते हैं दुर्बल मंडल। क्या बोलते हैं, दुर्बल मंडल, यानी ये वाला भाग। इंग्लिश में बोलते हैं एस्थेनोस्फीयर।
एस्थेनोस्फीयर। क्या है? एस्थेनोस्फीयर। पहला वाला स्थल मंडल है या लिथोस्फीयर, LITHOSPHERE। लिथोस्फीयर बोल रहा हूँ यार, इंग्लिश लिख लो कुछ, इंग्लिश अभी जाके देख लेना घर पे कि लिथोस्फीयर की इंग्लिश क्या होती है ना। इतना परेशान मत हुआ करो। जो निचला मेंटल है इसको बोलते हैं मध्य मंडल। क्या बोलते हैं? इंग्लिश क्या होगी? मेसोस्फीयर। मेसोजोइक पढ़े थे ना, उसका अर्थ था मध्यजीवी। मेसोजोइक का मतलब क्या था? मध्यजीवी। मेसोस्फीयर का मतलब मध्यमंडल, ठीक है ना। मेसो मतलब मध्य, और जोइक मतलब जीव बताया था ना, एजोइक मतलब बिना जीव के, है ना। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसको बोलते हैं केंद्र मंडल। क्या बोलते हैं? केंद्र मंडल या बैरिस्फीयर। क्या बोलते हैं? बैरिस्फीयर। आई बात समझ? ये एक विभाजन हुआ, नेट पे ये भी मिलेगा, लेकिन इसके अलावा फिर और भी किया गया है। अब आगे क्या किया गया आप देखो, इसका कोई काम नहीं पड़ा, लेकिन पड़ेगा भी, परेशान मत होइए। अब मैं चाहूँ तो उसी में लिख दूँ, लेकिन अब यहाँ लिखूँगा। लिख लिए इतना? सबका बन गया? देखो ये सब याद करने के लिए तनाव मत लेना, मैं कह रहा हूँ मैं बोलूँगा, और ये आसान है, इतना हर चीज़ अलग करके लिखी गई है, याद करना आसान है, ठीक है ना। अब ध्यान समझिए, फिर मैं इसको बना रहा हूँ। नहीं तो इतने तो काम है ना, इसमें किसका काम नहीं है ना, सभी का काम है इसमें। देखो कोई चीज़ जो यहाँ लिखी गई है वो फालतू नहीं लिखी गई है, ये जान लेना। फर्जी कोई पढ़ाई नहीं होती है, जान लो, क्योंकि टाइम वैसे भी कम है, और उसमें चलो फालतू की चीज़ पढ़ो तो वो फिर बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं है। इसलिए जितना पढ़ाया जा रहा है सब पढ़ो। ध्यान से देखो, कहाँ पर ये है, देखो ऊपरी मेंटल की ऊपरी परत। देखो पहले मेंटल को दो भागों में बांटा गया, एक ऊपरी मेंटल और एक निचला मेंटल। फिर ऊपरी मेंटल को फिर दो भागों में बांटा गया, ऊपरी मेंटल की ऊपरी परत और ऊपरी मेंटल की निचली परत। बस हो गया, ठीक है ना। अब ध्यान समझिए, कुछ असंबद्धताएं हैं। असंबद्धताएं मतलब डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? डिसकंटिन्यूटी। जैसे क्रस्ट को, ये क्रस्ट है, ये मेंटल है, क्रस्ट को मेंटल से अलग करने वाली जो ये असंबद्धता है, इसको बोलते हैं मोहोविसिक। क्या बोलते हैं? मोहोविसिक असंबद्धता। मैं हिंदी में ही लिख रहा हूँ, मोहोविसिक असंबद्धता, या ये कहीं कहीं मोहो डिसकंटिन्यूटी या मोहोविसिक डिसकंटिन्यूटी लिखा रहता है, कहीं कहीं इसका मतलब ही होता है, ठीक है। मोहोविसिक, MOHOVISIC, ठीक है, डिसकंटिन्यूटी। और मेंटल को कोर से अलग करने वाली जो ये डिसकंटिन्यूटी है, इसको बोलते हैं गुटेनबर्ग। क्या बोलते हैं? ये सभी वैज्ञानिकों के नाम पर हैं। गुटेनबर्ग बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? गुटेनबर्ग असंबद्धता या डिसकंटिन्यूटी।
तो ये थोड़ा असंबद्धता बोलना थोड़ा अजीब सा लगता है, नहीं? बड़ी मेहनत लगती है ना बोलने में। और डिसकंटिन्यूटी आसान है ना? लिख लिए इसको। अब ध्यान समझिए, मैंने इसके भी 2 पार्ट किए थे, इसके भी 2 पार्ट किए थे, और इसके भी 2 पार्ट किए थे, ठीक है ना? तो ऊपरी क्रस्ट को निचले क्रस्ट से, भाई ये ऊपरी क्रस्ट है, ये निचला क्रस्ट है, तो इन दोनों को अलग करने वाली जो डिसकंटिन्यूटी या असंबद्धता है उसको बोलते हैं कोनराड। क्या बोलते हैं? कोनराड असंबद्धता। क्या बोलते हैं? कोनराड असंबद्धता। ऊपरी मेंटल को निचले मेंटल से अलग करने वाली जो असंबद्धता है उसको बोलते हैं रेपिटी। क्या बोलते हैं? रेपिटी असंबद्धता। और बाह्य कोर को आंतरिक कोर से अलग करने वाली लेहमैन। लेहमैन असंबद्धता। लिख लिए? क्या मैं तीनों को इकट्ठा कर दूं? कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को? अब ध्यान से इसमें एक बात और समझ लो, यहां से लेकर के, एक मिनट ब्लैक से खींचता हूं, यहां से लेके यहां तक, कहां तक? बाह्य कोर तक, ये पूरा ठोस अवस्था में है। ये जो बीच वाला बाह्य कोर है ना, ये तरल अवस्था में है, और ये जो है ये फिर से ठोस अवस्था में। पृथ्वी के अंदर तरल पदार्थ भी है ना, जिससे पृथ्वी का चुंबकत्व निर्धारित होता है, क्योंकि वो तेजी से घूम रहा है ना। देखो मेरा मानना है कि मैं इसको इकट्ठा ना करूं। हाँ, मैं कल आऊँगा रिवाइज करूँगा तो इसको फिर से इकट्ठा करके लिख दूंगा, लेकिन पहले मेरा मानना है कि आप लोग इसको अलग अलग पढ़ो, क्योंकि मैं लिख दूंगा थोड़ा कन्फ्यूज, ठीक है ना? लेकिन इसके आगे वाला मैं जो फिगर बना रहा हूँ उसको मैं सब इकट्ठा करके लिख रहा हूँ, ठीक है ना? चलिए आइए इस पे फिर। सब लोग लिख लिए हैं? हटा दूं? पहले इधर हटाता हूं। अब देखो, ये जो इतना बताया मैं यही इतना फिर से बताऊंगा, लेकिन क्या है कि वो थोड़ा दूसरा फिगर है। जैसे मैं ऐसे खींच दिया, शांत रहो। देखो यहाँ तक तो थोड़ी दिक्कत है, बस यही दिक्कत है, बाकी सब वही है, बाकी सब वही है। अब लेकिन कुछ लोग ये समझ रहे होंगे कि उसमें तो सीधा बनाए थे, प्लेन बनाना था, इसमें क्यों इसको बना दिए? कुछ है नहीं, ये
जैसे मैंने वहाँ बताया कि जो भू परपटी है वो हर जगह एक समान नहीं है, एक समान मोटाई की नहीं है। कहीं पर्वत है तो कहीं महासागर है, जहाँ पर्वत है वहाँ मोटाई ज़्यादा अधिक है, जहाँ महासागर है वहाँ मोटाई भू परपटी की कम है। तो ये फिगर भी आपको गूगल पे सर्च करोगे तो मिलेगा। बात समझ में आई मेरी? तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसको भी आप लोग जान लो। अब जैसे वहाँ मैंने कोनराड बता दिया क्या ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट, लेकिन यहाँ जो फिगर बना था वहाँ ये बात नहीं लिखी थी। अब देखो क्या लिखी थी वहाँ पे, तो ये मान लो क्या है 0 किलोमीटर, भाई ऊपर सबसे ऊपर हो, इसके नीचे आओ 35 किलोमीटर तक, तो इसको बोलते हैं क्रस्ट। क्या बोलते हैं? क्रस्ट। शांत रहो। फिर 35 किलोमीटर से आओ 2900 किलोमीटर तक। कहाँ तक? 2900 किलोमीटर तक। तो इस पूरे भाग को बोलते हैं क्या? यहीं लिख देता हूं ऐसे, मेंटल। और इस पूरे भाग को क्या बोलेंगे? कोर। इंग्लिश में ही लिख देता हूं सब, ठीक है ना। और ये है 6371 किलोमीटर, 6371 किलोमीटर, ठीक है। ध्यान समझिएगा। अब एक लाइन इस पर ड्रा करते हैं 100 किलोमीटर पे, एक 400 पे और एक 700 पे। तो ये है 100 किलोमीटर, ये है 400 किलोमीटर और ये है 700 किलोमीटर। क्या हुआ? अरे पहले खींचो तब तो बताऊं क्या है। वही तो बता रहा हूं क्या है। मतलब पहले बच्चे का जन्म नहीं हुआ, पहले उससे पूछ लो बच्चा मोक्ष कैसे मिला तुमको। अरे पहले आगे आने तो दो यार, वही तो बता रहा हूं। अब एक और खींच लीजिए, ये 5155 किलोमीटर। फाइव 155 किलोमीटर, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा। आगे बढ़ूं? देखिए इधर, ये 35 से लेकर के 700 तक और 700 से लेकर 2900 तक ये होता है ऊपरी मेंटल, और ये क्या होता है? निचला मेंटल। ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल। लिख लिए? अब देखो मैंने उस वाले डायग्राम में क्या बताया था
कि ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल को अलग करने वाली डिसकंटिन्यूटी कौन सी थी? रेपिटी। लेकिन यहाँ ये बताया गया कि रेपिटी ये वाली है। रेपिटी कौन सी है? ये वाली। यहाँ ये कहा गया कि रेपिटी 100 किलोमीटर पर होती है। अब ये यहाँ क्या पर है भाई? ये मेंटल यहाँ शुरू होता है, मेंटल यहाँ से शुरू होता है, ये वाली। तो अब ये जो क्रस्ट इतनी ही तो है, यही तो क्रस्ट वाली बाउंड्री है, क्रस्ट वाली बाउंड्री यही तो है। तो जो ये वाली बाउंड्री है, इसी डिसकंटिन्यूटी को बोलते हैं मोहो। क्या बोलते हैं? मोहोविसिक। भाई क्रस्ट को मेंटल से अलग करने वाली कौन सी थी? मोहो ही तो थी। आई बात समझ? अब मोहो के ऊपर एक और थी, मोहो के ऊपर एक और थी, कौन सी? कोनराड। वहाँ मैंने बताया था कि वो ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट को पृथक करती है, बताया था नहीं? लेकिन यहाँ देखो, ध्यान समझिएगा, ये भी क्रस्ट है और ये भी क्रस्ट है, ये महाद्वीपीय क्रस्ट है और ये महासागरीय क्रस्ट है। ध्यान समझिएगा, इसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, मतलब महाद्वीपीय क्रस्ट, हिंदी में लिख लीजिएगा। और इसको बोलते हैं समुद्री क्रस्ट, इसको ओशियानिक बोलते हैं। महासागरीय क्रस्ट और महाद्वीपीय क्रस्ट। मैं हिंदी ही बोल रहा हूँ, साथ में लिखिएगा। अगर आपको इंग्लिश से नफरत है तो आप हिंदी लिख सकते हैं, ठीक है ना? ओशियानिक क्रस्ट एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। बात आई समझ? अब ध्यान समझिएगा, ओशियानिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के बीच की ये जो डिसकंटिन्यूटी है ना, ये वाली, इसको बोलते हैं कोनराड। क्या बोलते हैं? कोनराड। तो अब लिख लीजिएगा इसको, कोनराड, ये वाली। और मोहो क्या है? क्रस्ट को मेंटल से पृथक करने वाली, जो वहां थी ना? अच्छा, कुछ लोग ऐसा तो नहीं है कि जिनको लिखाना उखाना पड़ेगा एक तरफ से इतिहास की तरह? दिक्कत तो नहीं हो रही है इस बात से? मैं लिखाता उखाता नहीं हूँ, मैं जितना बता रहा हूँ यही समझिए, इसी को बार बार रिवाइज करिए। मैं बोलूँगा, खुद रिवाइज करूँगा और क्वेश्चन यहीं से आएंगे, ठीक है ना? इस बात की गारंटी है। अब ध्यान समझिए, 700 पे जो डिसकंटिन्यूटी है, यहाँ एक और नाम दिया गया, उसको बोलते हैं सैंग्विन। क्या बोलते हैं? सैंग्विन। SANGUIN, सैंग्विन। सैंग्विन डिसकंटिन्यूटी, सैंग्विन डिसकंटिन्यूटी। मैं डिस भी लिख दे रहा हूँ ऐसे, सैंग्विन डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं इसको। मैं अभी सब रिवाइज कर रहा हूँ, मुझे पता है कि इतनी चीज़ें बता दिया हूँ, दिमाग में बैठी नहीं होंगी, मैं रिवाइज कर रहा हूँ, परेशान मत होइए। हाँ, लेकिन ध्यान दे के लिखते ज़रूर रहिए, समझ रहे हो ना? क्योंकि लिखोगे नहीं तो मैं बोलूँगा तो तुम्हें याद नहीं आएगा और ऐसे उड़ जाएगा, ठीक है ना? अब ध्यान समझिए, यहाँ तक क्या था? मेंटल। यहाँ तक क्या है? मेंटल। तो मेंटल और इसके बाद है कोर। तो बताओ, मेंटल को कोर से अलग करने वाली डिसकंटिन्यूटी कौन सी थी? गुटेनबर्ग थी। ये गुटेनबर्ग है। ये क्या है? गुटेनबर्ग है। और ये आउटर कोर और ये इनर कोर, मतलब ये बाहरी कोर और ये आंतरिक कोर, इनको अलग करने वाली कौन सी? लेमैन। देखो, ये सभी जो नाम दिए गए हैं ना, फिर से बता दूं, ये विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा, भूगर्भ शास्त्रियों द्वारा दिए गए नाम हैं, इसीलिए उनके नाम पर ही इनका नाम पड़ गया है। बात समझ में नहीं?
अब देखो एक बार बता दूं कि जो लोग जिनका थोड़ा गोंचा पोंची हो गया है ना, तो वो घर जाके अपना अच्छे से बना लेंगे उसको। हर बात एक एक बात को स्पष्ट रूप से थोड़ा बड़ा बनाइए, दूर दूर लिखिए, हर चीज़ स्पष्ट दिखती रहे, ठीक है ना। पूरा एक डायग्राम एक ही पेज बनाइए, क्या दिक्कत है, हर चीज़ लिखिए उसमें, ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं। अब देखो ध्यान से, 0 किलोमीटर से लेकर के 100 किलोमीटर, 0 किलोमीटर से लेकर के 100 किलोमीटर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसको बोलते हैं स्थल मंडल। क्या बोलते हैं? स्थल मंडल। अब इंग्लिश में लिख लीजिएगा, लिथोस्फीयर लिखते हैं, चलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ, लिथोस्फीयर। क्या बोलते हैं इसको? लिथोस्फीयर। ठीक है। या स्थल मंडल। आगे बढ़ूं? इसके बाद क्या था वहां पर? दुर्बल मंडल था ना, यहां पर भी है। इसके बाद वहां क्या था? मध्य मंडल, तो यहां भी है मध्य मंडल। यहां भी है मध्य मंडल। ठीक है। इसके बाद वाला जो है यहाँ पे, उसको बोलते हैं आग्नेय मंडल। क्या बोलते हैं? आग्नेय मंडल। इसको बोलते हैं बैरी मंडल। और इसको बोलते हैं गंभीर मंडल। बोलो, हर चीज़ स्पष्ट है कि नहीं? बताओ पहले। किसी बात में कोई समस्या? किसी बात में कोई दिक्कत? ठीक है ना। किलोमीटर भी लिख दिया हूँ, जितने जितने किलोमीटर पर है। बैरी मंडल, गंभीर मंडल। क्या हुआ? अरे हो गया, ख़त्म। मोहो और कोनराड। अब देखो, मैं वही बता रहा हूँ ना कि जैसे मान लो ये महाद्वीपीय क्रस्ट है और ये क्या है? महासागरीय क्रस्ट। तो महाद्वीपीय और महासागरीय के बीच की जो डिसकंटिन्यूटी होती है उसी को कोनराड बोलते हैं। हाँ, वही वाली। भाई यहाँ से यहाँ तक तो ये तो क्रस्ट ही है, और इसके नीचे मेंटल, इसके ऊपर क्रस्ट। तो क्रस्ट को मेंटल से अलग करने वाली कौन सी है? मोह। क्रस्ट को मेंटल करने वाली मोह है। और उसके बीच में जो ओशियानिक और कॉन्टिनेंटल के बीच में है, यानी समुद्री और महासागरीय क्रस्ट के बीच में है, उसको क्या बोलते हैं? कोनराड बोलते हैं। ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई नहीं आप लोगों को? आ गई। अब इसको मैं एक बार पहले रिवाइज कर देता हूँ, ठीक है ना। सब लोग लिख लिए हैं? क्या मैं इसको हटा दूँ? चलिए ध्यान से सुनिए, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैंने बताया पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। पहले मैंने बताया क्रस्ट, मेंटल कोर, सियाल, सीमा, नीफे। वहाँ मैंने एक चीज़ लिखना भूल गया था मैं, आप इसको लिख लीजिए यहाँ पे। इसका भाग कुल पृथ्वी के भाग का कितना है? तो ये 1% है लगभग, ये लगभग 84% है, और ये लगभग 15% है। ठीक है। जहाँ सियाल, सीमा, नीफे लिखे हो ना, उसी के नीचे ऐसे लगभग 1%, लगभग 84%, लगभग 15%, ऐसे लिख लीजिएगा।
लिख लिए, आगे बढ़ूँ। आगे देखिए, तो मैंने बताया क्रस्ट, मेंटल कोर, सियाल सीमा, नीफे, है ना। और ये परसेंटेज 1%, 84% और 15%, ये सब लगभग है, ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक ना। फिर इसके बाद मैंने ये बताया कि इनको अलग करने वाली डिसकंटिन्यूटीज कौन सी हैं। तो मैंने बताया क्रस्ट को मेंटल से अलग करने वाली कौन सी, मोहो। अब मेंटल को कोर से अलग करने वाली गुटेनबर्ग, मेंटल को कोर से अलग करने वाली गुटेनबर्ग। फिर इनके दो पार्ट फिर से किए गए, ऊपरी क्रस्ट, निचली क्रस्ट। तो इसको अलग करने वाली कोनराड, ऊपरी मेंटल, निचली मेंटल, इसको अलग करने वाली कौन सी, रेपिटी। और फिर ऊपरी कोर, बाहरी, और मतलब बाह्य कोर, आंतरिक कोर, इसको अलग करने वाली लेहमैन। यही है ना। इसके बाद फिर मैंने बताया कि इनका जो विभाजन किया गया, तो मेंटल को फिर से बांटा गया, ऊपरी मेंटल को 2 भागों में फिर से बांट दिया गया। क्या कहा गया, ऊपरी मेंटल की ऊपरी परत, ऊपरी मेंटल की निचली परत, यही कहा गया। तो उसमें अब जैसे स्थल मंडल था, स्थल मंडल, दुर्बल मंडल, मध्य मंडल और केंद्र मंडल, इसमें बांटा गया। तो स्थल मंडल में कौन कौन सा आया, ऊपरी क्रस्ट, निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल की ऊपरी परत, ऊपरी मेंटल की ऊपरी परत, ये क्या है, स्थल मंडल है। फिर ऊपरी मेंटल की निचली परत, ये क्या है, दुर्बल मंडल है। और फिर निचली मेंटल क्या है, मध्य मंडल है। और फिर बाकी जो बचा वो क्या है, केंद्र मंडल है। यही इतना तो बताया। अब मैंने कहा कि जो बाहरी कोर है वो तरल अवस्था में है, बाकी पूरा क्या है, ठोस अवस्था में है। यही इतना तो बताया मैं, कुछ और बात थी क्या इसमें, नहीं थी। फिर मैंने दूसरा फिगर लिया, मैंने कहा ये भी आप याद रखिए। तो इसमें मैंने किलोमीटर के हिसाब से डिवीजन बनाया, 0 किलोमीटर, 35 किलोमीटर, 100, 400, 700, 2900, फिर 515, 6371, यही है ना, इतना बनाया। तो मैंने कहा कि 0 से 35 तक को बोलते हैं क्रस्ट, 35 से 2900 तक बोलते हैं क्या, मेंटल, और 2900 से 6371 इसको बोलते हैं क्या, कोर। अब नीचे से आते हैं तो नीचे से काफ़ी समानताएं हैं। जैसे कोर को मेंटल से अलग करने वाली वही वाली है, कौन सी, गुटेनबर्ग। बाहरी कोर को आंतरिक कोर से अलग करने वाली कौन सी है, लेहमैन है ना। फिर ऊपर आए, ऊपर 0 से 35 तक क्रस्ट थी। अब फिर आते हैं मेंटल पर। मेंटल को 3 भागों में बांटा गया, एक 400 पर किया गया, 100 पर, एक 400 पर और एक 700 पर। तो 3 भागों में बांटा, मतलब 3 पार्ट किए गए, तो उसमें 4 पार्ट बने ना भाई, 3 लाइन खींची गई, 4 पार्ट बने। तो 0 से लेकर के 100 तक इसको बोलते हैं स्थल मंडल। क्या बोलते हैं, स्थल मंडल बोलते हैं। फिर 100 से 400 तक इसको बोलते हैं क्या, दुर्बल मंडल। फिर 400 से 700 तक इसको बोलते हैं क्या, मध्य मंडल। इसके बाद 700 से 2900 आग्नेय मंडल बोलते हैं। 2900 से 5155 बाहरी मंडल। इसके बाद 5155 से 6371 गंभीर मंडल। यही तो बताया इतना। और फिर डिसकंटिन्यूटीज ने बताया, अरे वही बाहरी मंडल, केंद्र मंडल है, उसको बोल दिया गया। बाहरी स्फीयर होता है ना केंद्र मंडल, ध्यान समझिए। इसमें मैंने एक बात जो ये बताई, इसको मैं थोड़ा चाहता हूँ कि लिख के जान लीजिए आप लोग, बना करके, कि जो असंबद्धताएं हैं वो कैसी हैं। तो मैंने कहा कि ये अगर ओशियन है तो ये ओशियानिक क्रस्ट हुई, और ये कॉन्टिनेंटल, यानी ये महासागरीय क्रस्ट हुई और ये महाद्वीपीय क्रस्ट हुई। तो इसके दोनों के बीच की जो डिसकंटिन्यूटी है, इसी को बोलते हैं क्या, कोनराड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोनराड, CONOROD, कोनराड डिसकंटिन्यूटी। और ये पूरी क्रस्ट है, ये पूरी क्या है, तो ये क्रस्ट है, इसके ऊपर का भाग। तो क्रस्ट को मेंटल से अलग करने वाली कौन सी है, मोहो, है ना। और यहाँ पे रेपिटी किस पर है, 100 पर, 100 किलोमीटर पर क्या है, रेपिटी है। और इसके बाद 700 पर थी सैंग्विन, 700 पर क्या थी, सैंग्विन डिसकंटिन्यूटी। ये सब डिसकंटिन्यूटी हो गई। इतना ही तो बताया अभी तक, 5 मिनट लगे होंगे ना बताने में। तो जो हमने अभी तक लगभग 1 घंटे में पढ़ा, 45 मिनट में, वो सब 5 मिनट में रिवाइज हो गया। ऐसे ही आप लोग भी करिए, तो टाइम बचाना ज़रूरी है। आइए आगे।
अब आइए घनत्व आधारित अध्ययन, ध्यान समझिएगा। घनत्व के आधार पर जो अध्ययन किया गया उससे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में क्या जानकारी हुई, ये हम लोग अब जानेंगे। ध्यान समझिएगा, मैं फिर कह रहा हूँ कि घनत्व आधारित अध्ययन से पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में क्या जानकारी हुई, हम लोग उसको जानने जा रहे हैं। तो अब ध्यान समझिएगा। जैसे ये पृथ्वी है, ये क्या है? पृथ्वी है। अब इसकी जो जैसे मान लो ये भूपर्पटी है, क्या है? भूपर्पटी। ये नीचे कोर है, क्या है? कोर है अंदर में बिल्कुल। अब ध्यान समझिए, इसकी भूपर्पटी का जो घनत्व है लगभग 2.6 के आसपास होता है। अब भूपर्पटी ऊपर है तो नीचे कुछ अवसादी चट्टानें, उसके नीचे आग्नेय चट्टानें होंगी कि नहीं, बताओ पहले भाई। पहले आग्नेय बनी होगी, फिर उसके ऊपर अवसाद जमा होकर अवसादी बना चट्टान बना होगा, और फिर भूपर्पटी ठंडी होकर भूपर्पटी बनी होगी नहीं ऐसा? तो जो अवसादी चट्टानें होती हैं इनका घनत्व तो लगभग 3.1 के आसपास होता है, समझ रहे हो ना? और जो आग्नेय होती है इसका घनत्व तो लगभग 3.5 के आसपास होता है। तो मान लो मैं एक मान लेता हूँ वैसे मोटा मोटा कि ये अवसादी है और ये आग्नेय। पहले आग्नेय बनेगी, इसके ऊपर जब अवसादों का निक्षेपण होगा तो अवसादी बनेगी, उसका घनत्व ये। अब भूपर्पटी का औसत घनत्व 2.6, समझ में आया? अच्छा, अब पृथ्वी की त्रिज्या भी मालूम है, पृथ्वी का द्रव्यमान भी मालूम है, तो त्रिज्या मालूम है तो आयतन मालूम हो जाएगा, आयतन से फिर द्रव्यमान फिर गुणा करेंगे, घनत्व मालूम हो जाएगा। तो इस आधार पर पृथ्वी का जो घनत्व निकाला गया वो निकाला गया लगभग 5.5। ये पृथ्वी का औसत घनत्व है, ये पृथ्वी का औसत घनत्व। अच्छा, ये औसत घनत्व आएगा कैसे भाई? इन सभी घनत्वों का औसत लेंगे तो ये माना गया कि मान लो इसका घनत्व क्या है? डी है। क्या है? डी है। तो सभी का औसत लीजिए, 2.6 प्लस 3.1 प्लस 3.5 और प्लस डी बटे 4, और यही कितना है? 5.5। यही तो है ना? तो 5 चौक 20 और आधा चौके 2 कितना होगा? 22। और इसको जोड़ोगे 5 1 6 6 12 की 2 हासिल 1 3 3 6 2 8 1, यही होगा ना? और प्लस डी है, प्लस डी बराबर 22। तो डी कितना जाएगा? घटाओ, पहले 22 में से 9 घटाओगे तो आएगा 13, और उसमें घटाओगे तो लगभग 12.8 के आसपास आएगा। 12.8 के आसपास। ये क्या आया? डी। डी क्या है? इसका घनत्व। इसको ध्यान समझिएगा नहीं, ये किसी को समझ में आता नहीं है, जान लो, किसी को समझ में आता नहीं है। अभी पढ़ाऊँगा, अब बाद में अभी पूछ लूँगा क्लास खत्म होने के बाद, किसी को पता नहीं रहता है, समझ लो। तो बतियाओ मत, ठीक है? नहीं फिर कहोगे पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। ये डी क्या आया? घनत्व। इसका मतलब जो पृथ्वी के केंद्र का घनत्व है 12 के आसपास है। किसके आसपास है? 12 के आसपास। इसका मतलब क्या हुआ कि पृथ्वी के ऊपर से नीचे आने पर इसकी परतों का घनत्व क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। परतों का घनत्व क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। बात समझ में आई? ये अनुमान लगाया गया कि पृथ्वी के कोर में जो भी तत्व हैं या जिस भी पदार्थ की पृथ्वी की कोर बनी हुई है उसका घनत्व बहुत ही अधिक है, बहुत ही अधिक है। अब ये अधिक क्यों है? तो फिर आता है दाब आधारित अध्ययन। दाब आधारित अध्ययन। दाब आधारित अध्ययन में क्या जानकारी दी गई कि भाई घनत्व इसलिए अधिक है कि जैसे जैसे पृथ्वी के अंदर जाते जाएंगे तो इन परतों का दबाव बढ़ता जाएगा ना, और नीचे जाएंगे और दबाव बढ़ेगा। जितना नीचे जाएंगे दबाव बढ़ता जाएगा, इसलिए घनत्व क्या होगा? बढ़ेगा। घनत्व क्या होगा? बढ़ेगा। ये अनुमान लगाया गया। कुछ लोग सो रहे हैं, कुछ लोगों को नींद लग रही है, ठीक है? अभी मैं बोलना शुरू कर दूंगा, लिखाना, तो सारी नींद भाग जाएगी।
यही लोग चाहते हैं, लोग यही चाहते हैं कि उनको लिखाना, मतलब ये बड़े लेवल तक ये बात है, यही नहीं, छोटे लेवल शुरू करिए, बड़े लेवल तक अगर बोलना शुरू कर दो और लिखना शुरू कर दें वो, तो फिर तुम क्या कह रहे हो इससे मतलब नहीं है, वो किसी नहीं सुनेंगे जब तक पूरा लिख नहीं लेंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर तुम समझाने लगो तो फिर ऐसे ऐसे झूलने लगेंगे, ठीक है ना। कोई बात नहीं, 2 ही 4 लोग हैं ऐसा कर रहे हैं, तुमको करने दीजिए, उनको डिस्टर्ब ना करिए, ठीक है ना। तो जो लोग सो रहे हैं वो लोग बुरा ना माने, ठीक है। बताना ठीक नहीं है ना, तो वो लोग बुरा, अरे ठीक है जागा हूँ, मैं भी जागा हूँ, 2 बजे मैं भी सोया हूँ, 2 बजे सोया हूँ, हाँ ये है कि 5 बजे उठा फिर सो गया, 8 बजे उठा, ठीक है ना। तो ज़्यादा मैं भी नहीं सोया हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये है कि पर्याप्त में 6 घंटे की नींद पर्याप्त होती है, इतना लेकर आइए, ठीक ना, तो थोड़ा क्लास में मन लगेगा। बहरहाल, तो आइए दाब पर आधारित अध्ययन में क्या कहा गया, शांत रहो, कि जब परतों का दबाव बढ़ता गया तो परतों का भार के कारण जो अंदर के पदार्थ थे वो और संकुचित हो गए और सघन हो गए और उनका घनत्व क्या हुआ, बढ़ गया। इसी कारण जो अंदर की परतें हैं उनका घनत्व बहुत ही अधिक हो गया। लेकिन ध्यान समझिए, दुनिया की ऐसी कोई चट्टान नहीं है जिसका घनत्व इतना होता हो, दुनिया की ऐसी कोई चट्टान नहीं है। तो बाद में जो और स्टडी की गई इस पर, तो ये निष्कर्ष निकाला गया कि कोई भी चट्टान हो उसका घनत्व एक लिमिट तक ही बढ़ेगा, चाहे उस पर कितना ही दबाव क्यों डाल दिया जाए, कितना ही प्रेशर डाल दो, टूट जाएगा, लेकिन घनत्व तो उससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। एक लिमिट होती है ना हर चीज़ की, मेरी बात मानो नहीं, तो उसके आगे वो टूट जाएगा लेकिन उसका घनत्व तो नहीं बढ़ेगा। तो फिर इतना घनत्व क्यों हुआ, किस कारण से, तो ये अनुमान लगाया गया कि जो अंदर का पदार्थ है ना वही ऐसे पदार्थों का बना हुआ है जिसका घनत्व ऑलरेडी अधिक है। क्या अनुमान लगाया गया कि जो अंदर की परतें हैं वो ऐसे पदार्थों की बनी हुई हैं जिनका घनत्व ऑलरेडी बहुत ही अधिक है, जैसे लोहा, निकल, नीफे है ना, नीफे, तो बाद में अध्ययन करके बताया गया कि ये लोहा और निकल के बना हुआ है जिनका घनत्व वास्तव में बहुत ही अधिक होता है। और निकल और लोहा ऐसी धातुएं हैं जिनका चुंबकत्व भी बहुत ही अधिक होता है। तो इस बात से पृथ्वी के चुंबकत्व की भी व्याख्या हो गई कि जो पृथ्वी का चुंबकत्व है वो किसके कारण है, लोहा और निकल के कारण है। कुछ फायदा हुआ कि नहीं, कुछ फायदा हुआ ना। अब आइए ताप आधारित अध्ययन के कारण क्या हुआ। अब ये कहा गया कि पृथ्वी के जो बाह्य कोर है वो गलित अवस्था में है, तो अंदर वाली ठोस कैसे हो गई, अंदर वाली ठोस कैसे हो गई। जब बाह्य वाली गल गई है तो अंदर वाली ठोस कैसे हो गई। तो ध्यान समझिए, जब पृथ्वी के अंदर की परतों में जाते हैं ना ऐसे, तो टेम्परेचर बढ़ता है। टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता है। जनरली 100 मीटर की गहराई पर 1 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है। यानी अगर आप 100 मीटर गए तो लगभग 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या होगा, बढ़ जाएगा, ऐसा माना जाता है ऊपर की परतों में। ध्यान समझिएगा, ऊपर की परतों में, ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि अगर ऊपर की परतों में गए और 100 किलोमीटर मान लो गए, इसमें आप 10 से गुणा करिए, कितना होगा, 1 किलोमीटर, और इसमें 100 से गुणा करोगे क्या होगा, 100 से 200 लगभग आएगा। मैं मान ले रहा हूँ 200 डिग्री सेल्सियस। अब मान लो 100 किलोमीटर अगर हम गए, गुणे 100 करिए, 100 किलोमीटर यहाँ करिए, कितना हो जाएगा, 20,000 डिग्री सेल्सियस, यही होगा ना। इसका मतलब 100 किलोमीटर पे तापमान कितना होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो ये अनुमान लगाया गया कि वास्तव में टेम्परेचर इस दर से तो बढ़ता है शुरू में, लेकिन पृथ्वी के ऊपर की परतों में जो तापमान है वो तेज़ी से बढ़ता है, लेकिन फिर जैसे जैसे नीचे जाते हैं उसके बढ़ता तो है, लेकिन बढ़ने की दर क्या है, कम हो जाती है। जैसे यहाँ 100 मीटर पे 1 से 2 डिग्री बढ़ रहा है, तो वहाँ आप 1-2 किलोमीटर चले जाएंगे तब 1-2 डिग्री बढ़ेगा। बढ़ता है लेकिन बढ़ने की दर क्या होती है, कम होती है। अब ध्यान समझिए, ऐसा क्यों होता है कि ऊपर की परतों में तेज़ी से बढ़ता है और नीचे की परतों में धीरे बढ़ता है।
तो ये कहा गया कि पृथ्वी की जो ऊपरी परतें हैं इनमें रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं, रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं जो विकिरण उत्सर्जित करते हैं। भाई रेडियो एक्टिव तत्वों की विशेषता क्या होती है कि ऐसे तत्व जो स्वतः ही अल्फा बीटा गामा विकिरण को उत्सर्जित करते हैं। तो अगर वो अल्फा बीटा गामा विकिरण उत्सर्जित करेंगे तो पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा ना। तो ये कारण है। और अंदर की परतों में रेडियो एक्टिव सब्सटेंस नहीं पाए जाते हैं, इसलिए वहाँ पर तापमान के बढ़ने की दर क्या होती है? बहुत ही कम होती है। बात आई समझ? तो इसलिए नीचे बहुत कम तेज़ी से बढ़ता है लेकिन ऊपर बहुत ही तेज़ बढ़ता है। तो फिर एक बात और आई कि मान लो यहाँ तक आए और ये बाह्य कोर आए, बाह्य कोर मान लो गल गई, इतना टेम्परेचर हो गया कि बाह्य कोर क्या हुई? गलित अवस्था में हो गई। तो अंदर वाली ठोस कैसे हो गई? उसको भी गल जाना चाहिए था, उसको भी द्रवित अवस्था में होना चाहिए था, क्योंकि लगातार आ रहे हो टेम्परेचर बढ़ रहा है, यहाँ कुछ होगा यहाँ तो और बढ़ जाएगा। तो ये वाली ठोस कैसे हो गई? ये सवाल आया। ये इसलिए हो गई कि टेम्परेचर तो बढ़ रहा है लेकिन दबाव इतना अधिक बढ़ गया है कि फिर टेम्परेचर बढ़ने के कारण भी उसको इतना दबा दे रहा है कि वो द्रव अवस्था में नहीं रह सकती है और वो ठोस में बदल गई है। कारण क्या है? दबाव। कि टेम्परेचर तो बढ़ रहा है लेकिन दाब भी इतना अधिक हो गया है कि वो चीज़ द्रव अवस्था में न रहकर कैसे हो गई है? ठोस हो गई। ठीक है ना। ये बातें आपको सिर्फ समझनी थी। मुझे भी पता है कि ये बातें आपको बहुत ही कम समझ में आई होंगी, ठीक है ना, लेकिन मैं इसको कल एक बार फिर से समझाऊंगा आपको, ठीक है ना। कारण अच्छा घना थोड़ा समझ में आया नहीं? घना तो पूरा समझ में आया होगा। देखो कुछ मोटी मोटी बातें याद रखो। घना तो थोड़ा समझ में आया। मैंने कहा कि ऊपर वाली परपटी घनत्व इतना है, अवसादी कितना होता है, अग्नेय इतना होता है, फिर नीचे वाला डी मान लिए तो मैंने कहा कि औसत घनत्व 5.5 है तो डी का मान 12.8 आया। तो इसका मतलब अंदर ही परतों घनत्व अधिक है। इसका मतलब जैसे जैसे नीचे रहते हैं घनत्व में वृद्धि होती है। घनत्व में वृद्धि क्यों होती है? तो ये कहा गया, पहले ही कहा गया कि दबाव कारण होती है। किस कारण होती है? दबाव कारण होती है। लेकिन फिर ये माना गया कि भाई दबाव तो एक निश्चित सीमा तक होता है। दबाव एक निश्चित सीमा, चट्टान कोई भी चट्टान जिसका घनत्व 12.8 होता है ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तब क्या कारण है? तो ये कहा गया कि पृथ्वी की आंतरिक परतें ही ऐसे पदार्थ की बनी हुई हैं कि जिनका घनत्व ऑलरेडी अधिक है, जैसे लोहा है, निकिल है, इस तरह से बताया गया, ठीक है ना। और फिर आते हैं टेम्परेचर पर। किस पर आते हैं? टेम्परेचर पर आते हैं। तो ये कहा गया कि ऊपर से नीचे की परतों में जाने पर प्रत्येक 100 किलोमीटर पर क्या होता है? 1 से 2 डिग्री तापमान बढ़ जाता है। तो इस आधार पर 100 किलोमीटर जाने पर लगभग 2000 के आसपास होना चाहिए। लेकिन इस ताप पर क्या होना चाहिए कि पूरी पृथ्वी गल जाएगी? ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि कारण बताया कि ऊपरी परतों में रेडियो एक्टिव तत्व अधिक होते हैं, इसलिए ऊपरी परतों में तापमान तेज़ी से बढ़ता है। लेकिन जैसे जैसे नीचे जाते हैं तो तापमान में क्या होती है? गिरावट आ जाती है। मतलब बढ़ता तो है लेकिन उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ता, बढ़ने की दर कम हो जाती है। ये बात कही गई। फिर ये कहा गया कि बाहरी कोर गलित अवस्था में है तो अंदर वाली ठोस कैसे हो गई? तो यद्यपि टेम्परेचर तो बढ़ रहा है, टेम्परेचर वहाँ और अधिक है, लेकिन दबाव इतना अधिक है कि वो गलित अवस्था में नहीं रह सकती है और वो ठोस में बदल गई है। क्या इतनी बात कुछ समझ में आई? मैं कल आऊँगा फिर बोलूँगा इसको, ठीक है ना। चलिए आज मेरे ख्याल से इतना ही, ठीक है। आज मुझे काम है थोड़ा सा, ठीक है। तो मैं आज देखो मैं जो बताया इसको भी रिवाइज़ कर दिया, जो पृथ्वी की संरचना थी उसको भी रिवाइज़ कर दिया। तो अब मैं कुछ रिवाइज़ नहीं कर रहा, ठीक है ना। यहीं छोड़ रहा हूँ आपको, आगे कल। अच्छा और एक मिनट,